जा सके, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है ना, कमी लाई जा सके पूर्व एनालिसिस करके टीबी से। ट्यूबर में जो प्रभावित अंग होता है ट्यूबरकुलोसिस में, दैट वाज फेफड़ा, ठीक है ना, दैट इज फेफड़ा, आपका लंग्स प्रभावित होता है। याद रखिएगा अभी पौंडीचेरी ने भी फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम, किस राज्य, यूनियन टेरिटरी ने, पौंडीचेरी ने भी टीबी के लिए फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें वो घर घर जा करके स्कैन करके ये पता करेंगे कि किसी को टीबी तो नहीं है, क्योंकि भारत सरकार टीबी उन्मूलन की तरफ ज्यादा आगे बढ़ रही है, ज्यादा आगे अपने आप को लेके जा रही है। तो पौंडीचेरी भारत का पहला यूनियन टेरिटरी बन गया जिसने फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत फेस आपके क्या कहते हैं, फेस स्कैनिंग के जरिए टीबी पता करने का। वहीं तमिलनाडु ने प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल लाया है कि इस तरीके से यह पता किया जा सके कि अगर किसी को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो समय से उसको इलाज मिल सके, जल्दी से जल्दी वो हॉस्पिटल जा सके। और इसे विकसित किया है आईसीएमआर एनआईई चेन्नई ने, ठीक है ना, इसको विकसित करने वाले का नाम है आईसीएमआर एनआईई चेन्नई ने, ठीक है ना। तो पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तमिलनाडु बन गया है, ठीक है। चलिएगा, अब तमिलनाडु में अगर देखोगे तो जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच में 56,000 टीबी रोगी थे, 56,000 टीबी रोगी। और ट्यूबरकुलोसिस अक्सर युवा लोगों में हो रहा है आजकल, पहले तो ये बुजुर्गों में कमजोर, अब युवाओं में हो रहा है। तो एक बात आपसे कहूं, कभी हॉस्पिटल टहलते घूमते पहुंच जाइए और अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर करा के रखा करिएगा, क्योंकि पता नहीं चलता है कब कौन सा रोग किसे हो जा रहा है। हाल ही में कोलंबिया और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में शामिल किया गया है। एक्चुअली आप जानते हो कुछ दिन पहले की बात है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेड बनाई गई थी डिल्मा रोसेफ जी को हेड बनाया गया था। और यह भी आपको पता होगा कि अभी ब्रिक्स की बैठक चल रही है। ब्रिक्स की बैठक कहां चल रही, 17वीं ब्रिक्स बैठक चल रही है आपके ब्राजील में। जब यहां पे ब्रिक्स की बैठक चल रही थी तो ब्रिक्स ने ही क्या बनाया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की भी 10वीं बैठक, इनकी कौन सी बैठक हुई, 10वीं बैठक। उसी दौरान इस 10वीं बैठक में इन्होंने घोषणा किया कि दो देश कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ये दोनों न्यू डेवलपमेंट बैंक में क्या होंगे, शामिल होंगे। तो इस तरीके से 17वीं ब्रिक्स बैठक के दौरान जो ब्रिक्स के द्वारा प्रयोजित बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसकी भी 10वीं बैठक हुई ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। उसकी हेड डिल्मा रोसेफ ने यह कहा कि भैया हम क्या कर रहे हैं, दो नए देश उज्बेकिस्तान और कोलंबिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल कर रहे हैं। अच्छा, रोमेन सेरेव, एक नाम और याद रखना, रोमेन सेरेव, ये नई नियुक्ति हुई है। रोमेन सेरेव जो कि मूल रूप से रूस के हैं, इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जैसे अध्यक्ष तो ये है डिल्मा रोसेफ, यहां पे लिख दे रहा हूं, ये तो अध्यक्ष हैं लल्ला, लेकिन ये क्या नियुक्त हुए हैं, सह अध्यक्ष, ठीक है ना, सह अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ये भी याद रखेंगे, ये रूस के ही हैं। तो ये दो चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए काम का रहेगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आवे। देखो, एक ही कमेंट 10 बार करने से मैं आंसर नहीं करूंगा, प्लीज और प्लीज क्या करिए कि अभी करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि एक ही कमेंट लिख के बार बार वो पेस्ट करने से, कॉपी करने से मैं कोई बात का आंसर करूंगा, तो ये गलत है। मेरे करंट अफेयर पढ़ाने के समय प्लीज एक कोशिश किया करो, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो, बाद में बातचीत और इधर उधर की बातचीत होगी। हाल ही में जारी की गई विश्व ऊर्जा की सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया। देखो, बात यह है कि एक लंदन की इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एनर्जी इंस्टीट्यूट, ये एनर्जी इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, एनर्जी इंस्टीट्यूट प्लस केपीएमजी, बहुत बड़ी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की केपीएमजी, इन दोनों ने मिलकर के ये रिपोर्ट लाया। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, भारत को चौथा स्थान मिला है, बायोफ्यूल के उपयोगकर्ता में। याद करो सन 2023 जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला था कि हम एक नया ग्रुप बनाएंगे, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। किन किन देशों को लेकर के, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के फाउंडर मेंबर रहे भारत, ब्राजील और यूएसए। यही तीनों सबसे बड़े बायोफ्यूल्स के क्या हैं, जैव ईंधन के उपयोगकर्ता भी हैं। यूएसए फर्स्ट पे है, ठीक है ना। अच्छा, तो इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत 2014 से लेकर 2024 के बीच में करीब 40% भारत की बायोफ्यूल की खपत बढ़ गई है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है जो भारत ने G20 की 2023 की अपनी अध्यक्षता के दौरान में किया था। अगर इस रिपोर्ट को देखा जाए तो यूएसए फर्स्ट पे है, ब्राजील आपके सेकंड पर है और इंडोनेशिया आपके थर्ड पे पड़ता है। किस नंबर पे, थर्ड पे पड़ता है। याद रखिएगा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में कई ऐसे देश हैं, मतलब अब नंबरिंग की, बायोफ्यूल अलायंस जो प्रकृति को क्या करें, बचाए। अच्छा, ये कितना अच्छा मैप बना है ना, कि इधर साउथ अमेरिका हो गया, इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर आपके यूरोप वाले, इधर अपना इंडिया, सही कह रहे हैं, मस्त मैप बना है भाई। इधर आपके अफ्रीका वाले, इधर आपके यूरोप वाले हो गए, इधर अपना रूस हो गया, इधर अपना ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका वगैरह, ये सब मजेदार। ये देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे। खैर, ऐसा ही होना चाहिए। अगर इतने पेड़ पौधे रहें तो कितना लोग, आदमी कितना स्वस्थ रहेगा ना, कितना अच्छे से। तो बायोफ्यूल अलायंस, तो भारत चौथे नंबर, इसका मतलब है भारत धीरे धीरे अपना जो टारगेट रखा हुआ है कि 2070 तक कार्बन मुक्त, ठीक है ना, कार्बन उत्सर्जन मुक्त, उसमें भारत ठीक से आगे बढ़ रहा है। उत्सर्जन भाई उसी बात का प्रमाण है ना कि भारत चौथे नंबर पे है कार्बन उत्सर्जन मुक्त में। तो ये है, आपको ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये इसका 74वां संस्करण जारी हुआ है रिपोर्ट का, और जारी किसने किया है, तो सर एनर्जी इंस्टीट्यूट लंदन प्लस केपीएमजी कंपनी ने मिलकर के। अगले, कुंवर आनंद सिंह कौन थे जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वास्तव में तो ये एक
राजनेता, अभी के लिए तो राजनेता ही कहा जाएगा, लेकिन ये एक गोंडा, उत्तर प्रदेश में जगह पड़ता है गोंडा, गोंडा के राजा के लड़के थे, वर्तमान में इनको आप वहां का राजा कह लीजिए। इनको यूपी टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, इनको सम टाइम यूपी टाइगर के नाम से संबोधित किया जाता है। 87 वर्ष आयु में इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट से सांसद भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश से ही ये एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कई बार रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के दौरान ये मंत्री भी रह चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जब इनके पिता की 1960s के दशक में मृत्यु हुई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री के कहने पे ये सबसे पहले कांग्रेस ज्वाइन किए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद फिर ये समय समय पर राजनीतिक चीजें होती रहीं और इन्होंने निर्णय लिया कि अब हम इससे अलग हो जाएंगे। तो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कुंवर आनंद सिंह नक्का जी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आप इनके बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे कि महल वहल का बना हुआ है, क्योंकि एक राज परिवार से बिलोंग करते थे। अलग की बात है कि ये मध्य आपके फिर गोंडा वगैरह इन सब जगहों से लोकसभा सीट पर शामिल हो गए। तो ये कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री को अपना क्या मानते थे, गुरु मानते थे, और उन्हीं के कहने पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में आए थे। फेमस यूपी टाइगर, अब जैसे यूपी का लोकल एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस का हो या अन्य एग्जाम हो, देखना उसमें ये इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अगले पॉइंट पे आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। हाल ही में रेलवे ने किस राज्य के लिए 4 अमृत, अभी देखो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वालों का एग्जाम है, आने वाले समय में आपके अन्य एग्जाम भी होंगे। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। 4 ट्रेनें चली हैं, दरभंगा से लखनऊ, सहरसा से अमृतसर, पटना से नई दिल्ली, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। मालदा टाउन से लखनऊ, ये चला है बिहार में। एक्चुअली रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी बिहार पहुंचे हुए थे, वहां पे वो जाकर के करीब 6173 करोड़ रुपए का, 6173 करोड़ रुपए के 3 रेलवे नेटवर्क की भी उन्होंने घोषणा की कि बिहार में 3 नए रेलवे नेटवर्क को ओपन किया जाएगा। बोर्ड हैंग हुआ है। 3 नए रेलवे नेटवर्क को ओपन किया जाएगा और उस नेटवर्क में इन्होंने साथ ही साथ 4 ट्रेनें भी बोला कि अब 4 ट्रेन भी चलाई जाएंगी। अमृत भारत कहां से कहां तक चलाई जाएंगी, मालदा टाउन से लखनऊ चलाई जाएंगी, और पटना से दिल्ली चलाई जाएंगी, सहरसा से दिल्ली चलाई जाएंगी, और दरभंगा से लखनऊ। तो 4 अमृत भारत। अब देखो अदर स्टेट में क्या पूछ सकता है ना, अभी हाल ही में 4 अमृत भारत ट्रेनों को किस राज्य को दिया गया रेलवे के द्वारा, तो सर वो बिहार को दिया गया। अब उसमें जो बिहार स्पेसिफिक, अब कुछ लोग पटना जोन से भी भर दिए, नई दिल्ली जोन से फॉर्म भरे होंगे, उनके लिए उस ट्रेन का रूट भी पूछ सकता है, ठीक है ना, उन ट्रेन का रूट भी। तो पटना से दिल्ली का है, मालदा टाउन से लखनऊ का है, दरभंगा से लखनऊ का है, और एक ट्रेन आपके सहरसा से अमृतसर। ये 4 ट्रेनें चली हैं, ठीक है ना, 4 ट्रेनें चलाई गई हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी एक और अच्छी, या आप जो इस बात को जैसे कहें, आज सुबह सुबह के न्यूज में था, बिहार में 35% आरक्षण नौकरी में अब लड़कियों को दिया जाएगा, गर्ल्स कैंडिडेट को। आज बिहार सरकार ने कल देर शाम ही इस बात की घोषणा कर दी कि बिहार में अब अगर बिहार की लड़कियां नौकरी नहीं ले पाती हैं तो समस्याएं हैं। फिर देखो, बतौर टीचर कहूंगा, क्योंकि मां बाप और टीचर खुल के बात बोलते हैं, अगर बिहार की लड़कियां इतने आरक्षण के बावजूद सिलेक्शन नहीं ले पा रही हैं तो समझ लो बिटिया, फिर तुम अब क्या ही बोले, इसके आगे हमारे पास शब्द नहीं है, समझ रही हो ना। फिर अगर तुम 2-4 साल से तैयारी कर रही हो, इधर उधर कर रही हो, और अब भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो फिर ठीक है, फिर जाने दो, हो गया, ठीक है, कुछ बिजनेस उजनेस कर लो, कुछ लघु उद्योग फिर कर लेना, ये सारी चीजें हैं। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने यह घोषणा की है, यह भी बात याद रखिएगा। किस राज्य में स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली, अब सोचो, लोग मच्छर से परेशान हैं। अब यह सोचो कि सर एआई कैसे मच्छर को नियंत्रण करेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक एआई बेस्ड प्रोग्राम लाया गया है, SMOS, ये एआई बेस्ड प्रोग्राम है, एआई बेस्ड प्रोग्राम। गुरुजी इसमें क्या है और ये क्या हो रहा है। अब मच्छर भगाने के लिए ड्रोन लगाना पड़ रहा है। सर आंध्र प्रदेश ने एक्चुअली किया क्या है, अपने 6 नगर निगम के 66 लोकेशंस पे, 6 नगर निगम के 66 लोकेशंस पे ड्रोन लगा रहा है, जो कि एआई बेस्ड है। ये ड्रोन अब देखेंगे कि जैसे मान लो ये इतना बड़ा एरिया है, तो होता क्या है, मच्छर से बचने के लिए हम लोग क्या नहीं, गाड़ी वाड़ी आती है, धुआं फेंकती है, सफेद सफेद रंग का छिड़काव किया जाता है, उससे जहां मच्छर है जहां मच्छर नहीं है दोनों जगह वो जाता है, वेस्टेज भी होता है। लेकिन अब ड्रोन क्या करेगा, निगरानी करेगा। अब जैसे ड्रोन में एआई लगा दिया गया, उसको पता चला इतने दूर में मच्छर हैं ज्यादा, अब वहीं पे वो ड्रोन उड़ते उड़ते पहुंचेगा और छिड़काव कर देगा, ले ले मच्छर मर जा। फिर इस ड्रोन को पता चला यहां पे मच्छर ज्यादा है, इस वाले पार्क में, इस वाले घर के छत पे है, वो ड्रोन उड़ते 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 यहां आएगा और फिर यहां पे ले छिड़काव कर देगा। इससे क्या होगा, संसाधनों की बचत होगी, इससे क्या होगा, समय का बचत होगा, मैन पावर का बचत होगा, और एआई का उपयोग करके अब इस मानसून के सत्र में डेंगू और मलेरिया पे रोक लगाया जाएगा। बढ़िया व्यवस्था बना है ना। ऐसा ही कुछ अपने को चाहिए ना, ससुरा खून, अच्छा जो मच्छर खून उन पी लेते हैं उसे एकदम भारी टाइप के हो जाते हैं ना, तुम लोग ध्यान दियो कि ऐसे टाइप के पिटवा उन सबका हो जाता है। और अक्सर केस में अगर आपको मच्छर काटा, डेंगू मलेरिया हुआ, तो भैया फिर ये फीमेल है, याद रखिएगा, है मादा एनाफिलीज काटती है ना, नर एनाफिलीज थोड़ी काट रहा है। अच्छा कितने लोग के साथ ऐसा हुआ, सुबह सुबह एक बात करें, ऐसे मारे 25 से पूरा ब्लड स्लट टाइप का लग गया हो हाथ में, नहीं मारपीट के तुम लोग रखते हो कि नहीं, सही बताओ, काट ले भैया, यही है, बता दिए, हम तो पूछ के इसको जानकारी दे, भैया यही लोग मारे हैं तुमको, हमारा कोई हाथ नहीं है, बड़ा भाई है, आप देखना, तुम लोग बोल दिए ना हाँ सर, जा भैया खा जा। तो आंध्र प्रदेश में स्मार्ट मच्छर निगरानी योजना आई है, अब कोई ना भूले, एआई पे आधारित है, सोच लो एआई पे आधारित है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
तो भाई यार, इसका उद्देश्य क्या है? मच्छरों की बढ़ती आबादी को रोकना। मच्छर की तो रोक लोगे, इंसानों की कहां से रोक लोगे? तो ये आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 नगर निगम के 66 स्थानों पर संचालित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केरल का पहला स्किन बैंक निम्न में से किस स्थान पर शुरू किया जाएगा? केरल का पहला स्किन बैंक निम्न में से किस स्थान पर शुरू किया जाएगा? देखिए सर, कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग बुरे तरीके से जल जाते हैं, उचित समय पर ये स्किन न मिलने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। पहले एक काम की बात सुनो, अगर किसी व्यक्ति के मृत्यु के 6 घंटे के अंदर उसका स्किन दान कर दिया जाए, त्वचा दान हो जाए, तो इससे दूसरे व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। त्वचा दान, पहले तो ये एक इंफॉर्मेशन है, इसको ले लो। अच्छा सर, अब उसके बाद करते हैं 6 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च करके 6 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च करके क्या किया गया है? केरल के तिरुवनंतपुरम में 15 जुलाई को इसका उद्घाटन किया जाएगा। 15 जुलाई को इसका उद्घाटन, आज नहीं, आज अभी 9 जुलाई है, 9 जुलाई तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया जाएगा। याद रखिएगा, अगर यह पूछे कि पूर्वी भारत का पहला स्किन बैंक कहां है, तो पूर्वी भारत का पहला स्किन बैंक भुवनेश्वर में खोला गया है। ठीक है। अगर पूछे भारत में इस समय 16 स्किन बैंक हैं, इसको लेके अब 17 हो जाएगा। अगर पूछे उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहां है, तो सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले खोला गया था। नई दिल्ली में कुछ दिन पहले उत्तर भारत का, पूर्वी भारत का पूर्वोत्तर में, आपके यहां पे क्या कहा जाता है, भुवनेश्वर में, और तिरुवनंतपुरम में स्किन बैंक खोला गया है। ये मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम, गोल्डन जुबली गेट है उसका। भगवान न करे किसी को मेडिकल ऐसी जरूरत पड़े कभी, मैं तो मतलब हॉस्पिटल, न्यायालय और थाना, इन तीनों चीजें न जाने किसी की जरूरत पड़े तो वो ज्यादा अच्छा है। तो ये चीज है लल्ला। तो अब याद रखिएगा स्किन बैंक। अब ये 15 जुलाई को क्यों किया जा रहा है सर? क्योंकि उस दिन विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस भी पड़ता है, और प्लास्टिक सर्जरी में ही स्किन की जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी सेल कौन है? स्किन है। अगले पाएंगे, गरीबी उन्मूलन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू किया गया? देखो, इसमें यह शुरू किया गया है राजस्थान में। इसमें किया क्या जा रहा है मेरे भाई, कि जैसे राजस्थान में जो बिलो पॉवर्टी लेवल, जो बीपीएल परिवार हैं, ठीक है ना, जो बीपीएल परिवार हैं, उनके लिए यह शुरू किया जा रहा है, बीपीएल परिवारों के लिए। ऐसे में बीपीएल परिवारों में जो फैमिली हैं, इनमें राजस्थान सरकार ने 5002 गांव सेलेक्ट किए हैं कि इन गांवों के लोगों को हम क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो लोगों ने पूछा कैसे मदद करेंगे? राजस्थान सरकार कही कि देखो, जो बीपीएल परिवार हैं, ऐसे इन गांवों के उन लोगों को हम 1 लाख रुपए की मदद करेंगे, ताकि वो अपना क्या कर सके? रोजगार कर सके। और इन्हीं गांवों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो स्वयं सहायता समूह वाली महिलाएं हैं, उनकी आर्थिक मदद करेंगे 15,000 रुपए दे करके। कितने रुपए दे करके? 15,000 रुपए दे करके, ताकि ये अपने लिए नया व्यवसाय कर सकें, नया उद्योग, लघु उद्योग लगा सकें, और बीपीएल परिवार की श्रेणी से ऊपर उठ जाएं और अपने लिए चीजें बना ले। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, दुनिया की सबसे गंदी, सबसे बुरी, सबसे हृदय विदारक जो चीज हो सकती है, वो गरीबी हो सकती है। वो गरीबी हो सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती है। अब हम आपको कल की एक बात बता सकते हैं, जहां हम लोग जॉब करते हैं थोड़ा ही आगे, मैंने देखा एक फैमिली, 2 छोटे बच्चे, उसकी वाइफ और उसकी एक बड़ी लड़की, और वो व्यक्ति चारों मतलब ना घूम घूम करके खाने के लिए मांग रहे थे, और दोनों बच्चे जमीन पे लेटे हुए थे। तो वहां हम गली में गए हुए थे, यही है बगल में ऑफिस के, हम खुद गए हुए थे। तो हम और अक्षय सर खड़े होकर के कोल्ड कॉफी पीने के लिए बोले थे। अब जो है वो है यार। तो मेरी निगाह चली गई कि उसका पिता ये कहते हुए घूम रहा था कि भैया कुछ खाने के लिए, वो पैसा नहीं मांग रहा था। फिर अक्षय सर हम गए और थोड़ा सा बातचीत किए उससे। फिर वो बोला, हम लोग अपने राज्य का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ से आए हैं, और भैया 3 दिन से बच्चे कुछ खाए नहीं, वो भूख के मारे जमीन पे। इतना मतलब बुरा लगा वो कोल्ड कॉफी हाथ में लेकर के, इतना मतलब कि दैट ससुरा, हम कोल्ड कॉफी पी रहे हैं और ये 3 भूखे पड़े हैं। तो फिर हो गया, ईमानदारी से भी आपको बता दे रहा हूँ, 200 रुपए उनको मैंने दिया, क्योंकि वही मेरे पास उस समय कैश था। और हम बोले कि भाई ये कॉफी वॉफी पिला दो, ग्लूकोज मिलेगा तुरंत, एनर्जी। और फिर हम बोले, अब बताओ वो कितनी बुरी चीज थी। और सच बताऊं, वो वहीं पे खड़े, ये समाज का एक और रूप, शायद ये बात मुझे तुम्हें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे शेयर इसलिए कर रहा हूं कि तुम लोग इस चीज को सीखो, जानो। उसकी जो लड़की रही होगी वो यंग एज में थी ऑलमोस्ट, और वहां पे खड़े ठेले वाले, रिक्शे वाले जो लोग थे, वो उसकी तरफ देख रहे थे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ये गरीबी है, बहुत गंदी चीज है, बहुत गंदी चीज है। बल्कि मैंने उसके पिता को बोल भी दिया कि ठीक है, आपको पैसा मिल गया ना, आप जाके इन लोगों को कहीं खाना खिला दो और कुछ काम करो। मैंने उससे कहा, रोज रोज क्या मांगोगे यार, कुछ काम करो। बोला नहीं भैया, हम दूसरे, हमारा सामान चोरी हो गया, हम लोग ऐसे वैसे, कई बातें थी। तो गरीबी व्यक्ति को चरित्रहीन बना देती है, गरीबी व्यक्ति का सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देती है, गरीबी व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती है। ये बात याद रखना। दुनिया की सबसे गंदी चीज, किसी का दिल टूट जाए, कुछ हो जाए, कोई मर जाए, जी जाए, सबसे बुरी चीज अगर दुनिया में कोई एग्जिस्ट करती है तो गरीबी एग्जिस्ट करती है। उससे बुरा कुछ है ही नहीं दुनिया में। ये बात याद रखना। और अगर आप किसी के गरीबी में उसका मजाक उड़ाते हो, फायदा उड़ाते हो, भगवान कभी नहीं माफ करेगा। ये बात अटल सत्य है। इसलिए ऑलवेज उनके साथ बने रहा करो, ठीक है ना, ऑलवेज बने। कल मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा, वो ठेले वाले अनपढ़ टाइप के 2-4, सारे मतलब क्या ही कर रहे थे, समझ रहे हो। अब वो उसका पिता पैसे मांग रहा था। ऐसे समय पे खड़े होकर मदद किया करो।
राजस्थान। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये भी बीपीएल परिवार के ऊपर है, तो याद आ गई बात, तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। तो 5002 गांव, अभी और भी आवेदन आए हैं। अब यही नहीं है कि यही 5002 गांव है जो बीपीएल श्रेणी के इनमें है, अभी और भी आवेदन भी राजस्थान सरकार को आया कि भैया हमें भी मदद करो, हम भी थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना, हमें भी मदद करो हम भी। तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बीपीएल परिवारों के लिए ये करने की कोशिश की है, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव, ठीक है ना, गरीबी मुक्त गांव। अब इसमें देखो चयनित परिवारों को वही है, 1 लाख रुपया दिया जाएगा जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल से नीचे है। लल्ला अगला, हाल ही में विजयनगर कालीन, देखो हम लोग एसएससी, रेलवे और वनडे एग्जाम वाले हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, ऐसा क्वेश्चन उसमें रहेगा। चूंकि ये मंदिर का है, द्वार फलक, द्वार फलक की खोज की गई है कर्नाटक में, थोड़ा इसको देख के समझोगे तो समझ में आएगा। इस द्वार फलक के एक ओर हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है और दूसरी ओर गरुड़, ऐसे हाथ जोड़े हुए गरुड़ है। बाकी ये जितनी इमेज आप देख रहे हो ये सब विष्णु जी के 10 अवतार, विष्णु जी के 10 अवतार हैं। ये 4.5 इंटू 3.5 फीट लंबी चौड़ी है, 4.5 फीट इंटू 3.5 फीट लंबी चौड़ी है। टी मुरुगेसी नाम के व्यक्ति ने इन्हें खोजा है, टी मुरुगेसी ने खोजा है। ये 1519 ईस्वी में कृष्णदेव राय, ठीक है ना, कृष्णदेव राय जी के समय का बताया जा रहा है। कृष्णदेव राय जी जो कि आपके क्या कहते हैं, विजयनगर साम्राज्य पे शासन किए हैं, विजयनगर के ऊपर शासन किए हैं, ये उनके समय का बताया जा रहा है। और इस पे एक अधिकारी का भी नाम लिखा हुआ था जो इसका देख रेख करेगा, ठीक है ना, देख रेख करेगा। तो याद रखिएगा ये द्वार फलक है। अच्छा सर, एक इसमें अनंत पद्मनाभम मंदिर में पाया गया है, मंदिर के पास। तो अब मंदिर मेला महोत्सव का क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपसे पूछ देगा हाल ही में चर्चा में रहा अनंत पद्मनाभम मंदिर कहां पे है, कर्नाटक में है, ठीक है ना, ये कहां पाया गया है, अनंत पद्मनाभम मंदिर। तो अब मंदिर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंदिर चर्चा में रहेगा, कर्नाटक के उडुपी जिले में, ठीक है ना लल्ला, कर्नाटक के उडुपी जिले में। ये आपको ध्यान करना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टी मुरुगेसी जी ने इसे खोजा है, 1519 विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के शासनकाल का है, ठीक है। और हम लोग के लिए मंदिर मेला महोत्सव और ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एसएससी लेवल वाले, समझ गए होगे, तो आपके लिए ये क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट है। अनंत पद्मनाभम मंदिर, कृष्णदेव राय, द्वार फलक, टी मुरुगेसी, उडुपी जिला, कर्नाटक, ये अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रसिद्ध शाकंभरी महोत्सव, मेला महोत्सव का क्वेश्चन रहता है। एक्चुअली ये मनाया तो जा रहा है सर आंध्र प्रदेश में। इसकी एक कहानी है, मैं आप लोग को बताता हूं। माना जाता है कि ये 3 दिन, ये 3 दिवसीय आपके चलता तो महीने भर है, लेकिन मुख्य आयोजन 3 दिवस का होता है।